अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर व आफियत से रखे। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से और एक न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं जो कि है इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स में जो कंटेंट्स हम कवर करेंगे वो हैं सबसे पहले जिस तरह सेम लाइक इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक वी हैव फॉलोड एंड द सेम कंटेंट्स वी विल फॉलो इन द बॉन्ड्स चैप्टर but they have the different structure and characteristic. So first one is the identification and classification of bond. Next one is the bond analysis. जिस तरह हमने इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में हमने बॉन्ड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के लिए हमने इसके डिफरेंट जो स्टडी किए थे EIC एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, तो यहाँ पे 3 डिफरेंट एनालिसिस को हम स्टडी करेंगे, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड मार्केट इंटरेस्ट रेट एनालिसिस. Next one is the after making complete analysis, then the next step is to take the decisions. For making decision, you have to be calculate the values. So this is known as bond valuation. And next one is the strategies that for making investment decision in specifically in the bonds. What are the different strategies available and practically applicable and currently are applicable? So we will discuss them in one by one in detail. अच्छा, इससे पहले कि हम लोग बॉन्ड्स की जितने भी इसके जो हमने कंटेंट्स को स्टडी किया है, तो इससे पहले हम थोड़ा सा बॉन्ड्स को डिस्कस कर लेंगे कि बॉन्ड्स होते क्या हैं और इनकी क्या टाइप्स हैं और इनकी क्या आगे स्पेसिफिक टर्म्स एंड करेक्टरिस्टिक हैं. तो जब बॉन्ड को हम इसकी जो हम स्टडी करते हैं, बेसिकली बॉन्ड्स जो है इसको गवर्नमेंट के जितनी भी लार्ज कॉरपोरेशंस होती हैं, जब वो ये चाहती हैं कि उनको अगर फंड की ज़रूरत होती है तो वो चाहती हैं कि पब्लिक से जो है हम लोग फंड लें और लॉन्ग टर्म बेसिस पे लें, तो वो तब जाके बॉन्ड इशू करती है. क्योंकि हमने पहले भी स्टडी किया है कि डेट एंड इक्विटी आर द 2 मेन सोर्सेज फॉर फाइनेंसिंग एंड आल्सो फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन. चाहे आपको फंड अरेंज करना है या आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये 2 मेन सोर्सेज होते हैं. तो यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं इन 2 रिसोर्सेज को. तो इसीलिए जब बॉन्ड्स को जो है अक्सर गवर्नमेंट या लार्ज कॉरपोरेशन जो है उनको फंड की ज़रूरत होती है तो वो इशू करते हैं. सो बॉन्ड्स आर यूजली ट्रेडेड थ्रू ब्रोकर्स और अपनी जो इनकी स्पेसिफिक मार्केट है वहाँ पे इनको इनकी ट्रेडिंग होती है और इनको हम फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इनका एक स्पेसिफिक रेट फिक्स्ड होता है जो कि चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो जो इनको जो है पे हमने करना होता है. तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो खैर ये कॉस्ट है, लेकिन जो इन्वेस्टर ने जिसने इसमें इन्वेस्ट किया होता है उसके लिए तो एक फिक्स्ड इनकम के तौर पे ये कंसीडर की जाती है. सो बॉन्ड जो है ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है. जब कॉन्ट्रैक्ट की बात आएगी तो इट्स बेसिकली अ लीगल एग्रीमेंट होता है एंड 2 पार्टीज के बीच में होता है, तो लीगल फोर्स तो डेफिनेटली होगी. सो द बॉन्ड इज अ डेट सिक्योरिटी. बेसिकली बॉन्ड जो है ये एक टाइप है. डेट इंस्ट्रूमेंट भी इसे हम कहते हैं, डेट एसेट्स भी कहते हैं, डेट सिक्योरिटीज भी कहते हैं. दीज आर द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज. यू डोंट बी कंफ्यूज्ड विद दीज टर्मिनोलॉजीज. सो बॉन्ड इज अ डेट टाइप, यू कैन से डेट सिक्योरिटी है, ठीक है, अंडर विच द इशूअर ओज द होल्डर अ डेट एंड डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स ऑफ द बॉन्ड. टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए जो है उसने इसको इशू करना होता है. सो ही शी इज ऑब्लाइज्ड टू पे देम इंटरेस्ट, ठीक है. सेकंड एलिमेंट इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक इंटरेस्ट आपने पे करना होता है, उसे हम कहते हैं कोपन. और जो उसकी अमाउंट हम पे करते हैं उसे हम कहते हैं कोपन पेमेंट. और जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, ठीक है, और मेच्योरिटी डेट, ये 3 चीज़ें जो है ज़रूर आपने जहन में रखनी होती हैं. एक प्रिंसिपल, एक उसके ऊपर इंटरेस्ट और थर्ड वन उसकी जो है मेच्योरिटी है, टाइम पीरियड. सो बॉन्ड्स आर सिक्योरिटीज विद द फॉलोइंग बेसिक करेक्टरिस्टिक. कौन कौन सी इसकी बेसिक करेक्टरिस्टिक हैं जो कि बॉन्ड्स जो हैं वो फॉलो करते हैं. सो दे आर द टिपिकली सिक्योरिटीज इशूड बाय अ कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंटल बॉडीज फॉर स्पेसिफाइड टर्म. नेक्स्ट वन, बॉन्ड्स बिकम ड्यू फॉर पेमेंट एट मेच्योरिटी. कि अगर आपने इससे पहले भी उसके हम पढ़ेंगे आगे टाइप्स में, लेकिन हमेशा जो है ये अपनी जो इनका टाइम पीरियड होता है उस पर जाके ही ये मेच्योर होते हैं. सो व्हेन द पार और फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड आर रिटर्न टू द इन्वेस्टर.
बॉन्ड्स यूजुअली पे फिक्स्ड पीरियोडिक इंटरेस्ट, इसलिए इनको हम फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज भी कहते हैं। और वो जो फिक्स्ड रेट होता है हम कहते हैं कूपन रेट, और जो उसके ऊपर हम पेमेंट कैलकुलेट करते हैं हम कहते हैं कूपन पेमेंट। सम बॉन्ड्स पे वेरिएबल इनकम, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। देयर आर वेरी numerous types of the bonds and we have categorized them into their different categories, so we will discuss in next slides. When investor buys bond, he or she becomes a creditor of the issuer, ठीक है जी। बायर डज नॉट गेन एनी काइंड ऑफ ओनरशिप। हाँ जी, एक चीज इसमें जो इसको डिफ्रेंशिएट करती है इक्विटी से, वो यही है कि जब आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ओनरशिप मिलती है उस कंपनी में, जबकि आप जब बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको किसी भी कंपनी की वहां की ओनरशिप नहीं मिलती, ठीक है। एक तो ये चीज, अनलाइक इन द केस ऑफ द इक्विटी सिक्योरिटीज। आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स में हम पढ़ते हैं, ये इसकी कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स थी जिनको हमने उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है डिस्कस किया है। सो द मेन एडवांटेजेस, हर एक चीज़ के जिस तरह कुछ पॉजिटिव पहलू हैं कुछ नेगेटिव पहलू भी हैं, तो उनको दोनों को हमने डिस्कस करना ज़रूरी होता है। जिस तरह हमने इक्विटी की भी देखी कि उसके भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स है, इसी तरह जो है हमारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स के कौन से हैं। तो बॉन्ड्स के जो मेन एडवांटेज यही है कि द गुड सोर्स ऑफ करंट इनकम। नेक्स्ट वन, बॉन्ड इज़ रिलेटिवली सेफ फ्रॉम लार्ज लॉसेस, क्योंकि इसमें रिस्क लेवल जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो इसलिए जो है रिटर्न भी इसका चूँकि फिक्स्ड होता है क्योंकि आपने पहले से डिफाइंड कर दिया, तो लॉसेस इतने नहीं होते, लेकिन पॉजिटिव रेट ऑफ रिटर्न आप अर्न नहीं कर सकते। इन केस ऑफ डिफॉल्ट, बॉन्ड होल्डर रिसीव देयर पेमेंट बिफोर शेयर होल्डर्स कैन बी कंपनसेटेड। वही बात कि जब कंपनी अर्न करती है तो चाहे कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो अपने कॉमन शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले अपने क्रेडिटर्स को पे करती है, क्योंकि उनका लीगल क्लेम होता है, ये इनका एक एज होता है। अच्छा, मेजर डिसएडवांटेज इसका क्या है कि दैट पोटेंशियल प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड इज लिमिटेड, यानी कि अगर कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया तो इनको सिर्फ अपनी स्पेसिफिक जो अमाउंट है वही मिलेगी, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट इनको नहीं मिलनी, क्योंकि वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, जितनी है वही आपको मिलेगी। अगर कंपनी ने एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी अर्न किया है तो वो जो है इनकी जेब में नहीं जाएगा, वो ओनर्स की जेब में जाएगा। अब नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं बॉन्ड रिलेटेड सम टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि जब आपने आगे पूरे इस बॉन्ड के चैप्टर को स्टडी करना है तो कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या इसकी हैं। नंबर वन, एक तो ये कि पार वैल्यू या फेस वैल्यू, जिसे हम नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, ये क्या होती है। बेसिकली पार वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बॉन्ड और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट बिकॉज इट डिटरमिन इट्स मेच्योरिटी वैल्यूज एज वेल एज द डॉलर वैल्यू ऑफ कूपन। नेक्स्ट वन इज दी कूपन रेट। कूपन रेट वही स्पेसिफिक जो इसका इंटरेस्ट रेट होता है जो कि हमने बॉन्ड्स के ऊपर पे करना होता है, लेकिन ये जो है बॉन्ड की फेस वैल्यू पे होता है, जबकि उसकी प्राइस पे जो है हम डिटरमिन नहीं करते। एक तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। कूपन और कूपन पेमेंट इज द एनुअल इंटरेस्ट रेट पेड ऑन बॉन्ड एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज, ये परसेंट की फॉर्म में आपको गिवन होगा और ये अंटिल मेच्योरिटी डेट तक जो है आपने उसको पे करना होता है, ठीक है जी, जो हम डिटरमिन करते हैं। मेच्योरिटी डेट क्या है कि अगर आपने 3 साल का बॉन्ड है, 5 साल का है, 10 साल का है, तो ये जो उसकी पूरी जो फुल टाइम पीरियड होगा ये उसकी मेच्योरिटी डेट होगी। तो आपने जो उसकी इंस्टॉलमेंट करनी है वो मंथली है या सेमी एनुअल है या एनुअल है, तो वो डिपेंड करता है तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी पे। लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड से हम कहते हैं मेच्योरिटी डेट, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा एक और रेट होता है जिसे हम कहते हैं यील्ड टू मेच्योरिटी, यानी कि आपने एक इन्वेस्टमेंट किया बॉन्ड में और उसका जो टाइम पीरियड था वो 5 ईयर्स है और आपने 5 ईयर तक उसको होल्ड किया है, तो जब आप जो रेट आप कैलकुलेट करेंगे उस टाइम तक जब तक आपने उसको होल्ड भी किया और उसकी मेच्योरिटी टाइम पीरियड था, तो उसे हम कहते हैं यील्ड टू मेच्योरिटी। इज कंसीडर्ड अ लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड बट इट एक्सप्रेस्ड एज एन एनुअल रेट। इसको हम फ्रीक्वेंसी इसकी हम चेंज नहीं कर सकते, ये एनुअली ही कैलकुलेट किया जाता है। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जब हम इसमें डिसीजन लेने जाएंगे तो ये 4 डिफरेंट स्टेप्स को जो है ये फॉलो करता है। फर्स्ट वन जो है इसमें आपने सबसे पहले सिलेक्शन करनी है कि सिलेक्शन ऑफ बॉन्ड जो है वो क्या है, क्योंकि इन्वेस्टर के जो रिस्क एंड प्रेफरेंसेस हैं वो डिफरेंट हैं। तो लिस्ट तो अवेलेबल है, तो लेकिन उससे पहले कि आप सिलेक्शन करें आपको पहले हर एक बॉन्ड की टाइप और उसकी करेक्टरिस्टिक्स का पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन, जब आप उन तमाम टाइप्स को स्टडी कर लेंगे देन यू विल मेक द एनालिसिस, जिसको हम बाद में स्टडी करेंगे क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। आप स्टडी करके आप जो है बॉन्ड एनालिसिस करेंगे, उसके बाद जाके आपने उस बॉन्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। जब आपके वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के इक्वल या अबव या बिलो जाएगी तो तब आपने जाके उसका डिसीजन लेना है।
तो इस हर एक स्टेप को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। बॉन्ड प्राइसेस और कूपन जो है आपस में इनका क्या रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को स्टडी करना ज़रूरी है, क्योंकि आपने जब आगे डिसीजन लेना है आफ्टर मेकिंग एनालिसिस एंड कैलकुलेशन ऑफ योर बॉन्ड वैल्यू, देन यू विल मेक द रिलेशनशिप for decision. So you have to know the relationship between the coupon and yield to maturity, कि ये जो coupon rate है या yield to maturity rate है, इनका आपस में क्या ताल्लुक है। तो if yield to maturity जो है ये coupon rate के इक्वल आया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी पार वैल्यू जो है वो बॉन्ड प्राइस के इक्वल है। तो अगर आपकी yield to maturity जो है वो coupon रेट से ज़्यादा है तो पार वैल्यू भी बॉन्ड प्राइस से ज़्यादा है, ठीक है जी। वाई, तो तब आपने जो है उसको डिस्काउंट पे उस बॉन्ड को हम कहेंगे डिस्काउंट बॉन्ड, जब आप yield टू मेच्योरिटी जिस बॉन्ड की कूपन रेट से ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये कि पार वैल्यू ज़्यादा है और बॉन्ड प्राइस जो है वो कम है। तो yield टू मेच्योरिटी जो है वो कम है कूपन रेट से, तो पार वैल्यू कम है बॉन्ड प्राइस से, तो आप उसको प्रीमियम पे सेल आउट करेंगे। सो करंटली इन द फाइनेंशियल मार्केट देयर आर अ लॉट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एंड इन्वेस्टर मस्ट अंडरस्टैंड देयर डिफरेंसेस एंड फीचर्स बिफोर deciding what bonds would be suitable for his or her investment portfolio. So here we will discuss the different types of bonds, and we have classified the bonds in among these major categories, and we will discuss the various subcategories in each category. Number one is the form of payment, number two is the coupon payment type of bond, what are the collateral bond, what are the bonds which are categorized by type of circulation, and what are the bond which are categorized according to the recall possibility, and what are the bond which are categorized by type of issuer. So number one, by form of payment. Here these are classified among these 6 different types of bonds. ऑल जो भी बॉन्ड्स हैं इन तमाम में जो बेसिक डिफरेंस है वो ज़्यादातर जो है इनकी कूपन रेट या उनकी प्राइस के ऊपर है। यानी कि ये तमाम जितने भी हम पढ़ेंगे आगे, हर एक के आगे भी डिफरेंट उसकी सब कैटेगरीज हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो उनके जस्ट फीचर्स के ऊपर है। फीचर्स सिर्फ 3 मेन हैं, जिससे पहले भी आपको डिस्कस किया है कि एक तो बॉन्ड की जो है प्रिंसिपल अमाउंट जो होती है जिसके ऊपर फेस वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं उसकी मार्केट प्राइस के साथ, ठीक है। दूसरा जो है उसमें कूपन रेट और yield टू मेच्योरिटी, तो इसी के ऊपर आप देखेंगे कि कोई बॉन्ड जो है वो ज़्यादा पे कर रहा है, कुछ कम कर रहा है, तो उसी के ऊपर हमने उसको जो है कैटेगराइज किया है, तो उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन जो है बाय फॉर्म ऑफ पेमेंट, यानी कि नॉन इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड, जिस तरह इसका नाम ही शो कर रहा है कि ये वो बॉन्ड है जिसमें ज़ीरो इंटरेस्ट होता है, ठीक है। एंड दिस बॉन्ड इज रिडीम्ड एट मेच्योरिटी फॉर फेस वैल्यू, ठीक है। जब ये रिडीम्ड होते हैं, यानी कि अगर आप बिफोर मेच्योरिटी टाइम पीरियड भी इनको दोबारा से रिडीम करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये जो है ज़ीरो इंटरेस्ट आपको देंगे। रेगुलर सीरियल बॉन्ड्स, ठीक है, सीरियल बॉन्ड इन विच ऑल पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रीपेमेंट आर इक्वल इन अमाउंट, क्योंकि जब आपने इसकी कैलकुलेशन करेंगे आपने पढ़ा होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट पे हम फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू जो है, चाहे इक्विटी फाइनेंसिंग है या इन डेट फाइनेंसिंग है, उसमें हम कैलकुलेट करते हैं। तो जब इसमें 3 चीज़ें हम देखते हैं, एक उसकी जो है अमाउंट, ठीक है, सेकंड वन उसका इंटरेस्ट रेट और थर्ड वन उसका टाइम पीरियड। तो जब सेम अमाउंट सेम टाइम पीरियड पे जो बॉन्ड्स दे रहे हैं उसे हम कहेंगे रेगुलर सीरियल बॉन्ड्स। डेफर्ड इंटरेस्ट पेमेंट, तो ये वो बॉन्ड्स होते हैं जिनमें जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो लेटर डेट पे होती है, यानी कि एक तो ये होता है कि जैसे ही आपका फॉर एग्जाम्पल मंथली पेमेंट है तो एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ आपने देनी होगी, लेकिन जिस कुछ ऐसे होते हैं जो कि मंथ के एंड पे जाके आपने पे करने हैं, जिस तरह हम एनुटी में पढ़ते हैं कि ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू होती है। इनकम बॉन्ड्स क्या है कि ये आप इस पे इंटरेस्ट तब आप पे करेंगे जब आप उसको एक्चुअली अर्न करेंगे, यानी कि इशुइंग फर्म जब अर्न करेगी तब जाके वो उसमें उस पे इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। इंडेक्स्ड बॉन्ड्स कौन से होते हैं? बॉन्ड्स वेयर द वैल्यूज ऑफ द प्रिंसिपल एंड पे आउट राइज विद द इन्फ्लेशन और द वैल्यूज ऑफ अंडरलाइंग कमोडिटी, या जिसके ऊपर वो आपने, क्योंकि जब आप डेट फाइनेंसिंग करते हैं और लार्ज अमाउंट में लार्ज टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो कोई ना कोई सिक्योरिटी जो है हम एज ए कोलेट्रल रखते हैं, जिसे हम सिंपल वर्ड्स
में कहते हैं कि जी फलां जो एसेट है हमने गिरवी रख दिया था, तो हमने उसके बदले ये जो है उधार लिया, तो उसे हम कहते हैं कोई भी हम सिक्योरिटी जो है जब हम एज अ कोलेटरल रखते हैं तो उसके अगेंस्ट जैसे ही उसकी वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज आता है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपने उसकी पेमेंट करनी है। अब ऑप्शनल पेमेंट्स बॉन्ड दैट गिव द होल्डर द चॉइस टू रिसीव पेमेंट ऑन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल फॉर बोथ इन द करेंसी ऑफ वन और मोर फॉरेन कंट्रीज। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपने जिस कंट्री में की हुई है कि आप उस कंट्री की करेंसी में आप लेना चाहते हैं या किसी और कंट्री की करेंसी में लेना चाहते हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं जो कि हम कैटेगराइज करते हैं बाय फॉर्म ऑफ पेमेंट में। हम कोपन पेमेंट्स की तरफ आते हैं। कोपन सिंपल मीन्स दैट द रेट विच यू आर एक्सपेक्टिंग एज एन इन्वेस्टर। ठीक है, कोपन बॉन्ड्स जो हैं जिस कारपोरेट बॉन्ड्स भी इसे हम कहते हैं, बॉन्ड्स विद इंटरेस्ट कोपन अटैच, ये वो बॉन्ड्स होते हैं जिनके साथ कोपन इंटरेस्ट का जो रेट होता है वो पहले से ही डिफाइंड होता है। जीरो कोपन बॉन्ड्स होते हैं जिसमें जो है कोई भी इंटरेस्ट रेट आपने पे नहीं करना। ठीक है, फुल कोपन बॉन्ड विद अ कोपन रेट नियर और अबव करंट मार्केट इंटरेस्ट रेट, तो इसका जो कंपैरिजन होता है वो करंट मार्केट इंटरेस्ट रेट में जो प्रीवेलिंग मार्केट में जो रेट प्रीवेल कर रहा होता है उसके अकॉर्डिंग। फ्लोटिंग रेट में क्या होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय लार्ज कॉर्पोरेशंस एंड फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑन विच द इंटरेस्ट रेट इज अटैच्ड टू अनदर रेट। ठीक है जी, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है इटसेल्फ वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, उसके पीछे डिफरेंट और फैक्टर्स होते हैं जो कि उसमें इंक्रीज या डिक्रीज ला रहे होते हैं, जिस तरह टी बिल्स रेट है, ठीक है, एडजस्टेड पीरियडिकली एट अ स्पेसिफाइड अमाउंट ओवर दैट रेट। ठीक है जी, नेक्स्ट में है कोलेटरल। कोलेटरल को हम अगर सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि कोई भी सिक्योरिटी है आपने रखी है, ठीक है, एज अ गिरवी के तौर पे, तो इसमें आप देख सकते हैं कि तकरीबन कोई 10 हमने इसको कैटेगराइज किया है कोलेटरल की टाइप के ऊपर जो बॉन्ड्स हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं सिक्योर्ड बॉन्ड। सिक्योर्ड बॉन्ड मीन्स कि जिसके अगेंस्ट आपने कोई ना कोई सिक्योरिटी जो है, कोई ना कोई एसेट अपना जो है वो एज अ गिरवी रखा होगा, कोलेटरल रखा होगा, इसे हम कहते हैं सिक्योर्ड बॉन्ड, या जिसे हम प्लेज भी कहते हैं कि फलां एसेट को हमने प्लेज कर दिया है। ठीक है जी, जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जब उसको हम एज अ कोलेटरल रखते हैं किसी भी डेट के अगेंस्ट, उसे हम कहते हैं प्लेज। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है जिसको हम एज अ सिक्योरिटी रखते हैं, हम कहते हैं अमॉर्टाइजेशन। जिस तरह आप ज़मीन है, ज़मीन तो मूव नहीं कर सकते, उसके जो कागजात हैं वो आगे बैंक में या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आगे लिखवाने होते हैं गिरवी के तौर पर, तो अच्छा सॉरी सिक्योरिटी के तौर पर। उसके बाद हम आते हैं अनसिक्योर्ड बॉन्ड। इसमें जो है आपका जस्ट आपकी अपनी फेथ और गुडविल काम करती है, उसमें जो है आपने कोई भी अपना एसेट जो है वो एज अ प्लेज नहीं किया होता। ठीक है, डिबेंचर्स बॉन्ड है। अच्छा, जो बॉन्ड्स भी एक टाइप है, डिबेंचर भी एक टाइप है हमारी लॉन्ग टर्म इसमें डेट इंस्ट्रूमेंट की। तो डिबेंचर्स जो है ये अनसिक्योर्ड कंसिडर किए जाते हैं एज कम्पेयर टू बॉन्ड। सो बॉन्ड्स फॉर विच देयर इज नो एनी स्पेसिफिक सिक्योरिटी सेट असाइड और एलोकेटेड फॉर रीपेमेंट और प्रिंसिपल। ठीक है जी, ये भी अनसिक्योर्ड बॉन्ड जैसी कैरेक्टरिस्टिक ही रखते हैं। मॉर्टगेज बॉन्ड, जिस तरह भी डिस्कस किया, बॉन्ड दैट हैव एज एन अंडरलाइंग सिक्योरिटी अ मॉर्टगेज ऑन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द इशूइंग कॉर्पोरेशन। जैसे आपने कोई भी लोन लिया है अगेंस्ट अपने हाउस फाइनेंसिंग के लिए, तो आपने अपने उस हाउस के जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने एज अ अमॉर्टाइज करने होंगे। इस तरह एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज हैं सिमिलर टू मॉर्टगेज बॉन्ड होती हैं, बट दे आर बैक्ड बाय अ पूल ऑफ बैंक लोन्स, लीजेज हैं, अदर एसेट्स हैं। इसमें सिर्फ एक आपके एसेट के नहीं होते, इसमें डिफरेंट और आप जो हैं सिक्योरिटीज के जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप अमॉर्टाइज कर सकते हैं। द एबीएस आर रिलेटेड विद द न्यू मार्केट टर्मिनोलॉजी, जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन भी कहते हैं। एक टेक्निक है जिसके जरिए जो है हम अपने डेट को जो है सिक्योर करते हैं। सो विच अंडरस्टूड एज द प्रोसेस of transforming lending vehicles such as mortgage into marketable securities। मेन फीचर जो इस ABS टेक्निक का है इसमें क्या है कि हाई यील्ड या शॉर्टर मैच्योरिटीज या जिस तरह 3 to 5 monthly rather than semi annual payments, so from their introducing to the market they were ranked as high credit quality। लेकिन जिस तरह हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो रिसेंटली इंक्रीज हुए हैं, सो दीज डेट इंस्ट्रूमेंट कुड बी एक्सट्रीमली रिस्की इन्वेस्टमेंट when banks loans portfolios as a guarantee of the ABS become worthless causing bank insolvency problem। क्योंकि आपने जो है इसमें बैंक्स में रखे होते हैं, जब बैंक्स इटसेल्फ जो है वो बैंकरप्ट हो जाए तो तब वो रिस्क लेवल जो है वो
बढ़ सकता है। जर्नल ऑब्लिगेशन बॉन्ड सिक्योर्ड बाय द प्लेज ऑफ द इशूअर फुल फेथ एंड क्रेडिट। तो इसमें जो है इसमें उसकी जो अनलिमिटेड टैक्स पार को भी हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है जी। गारंटीड बॉन्ड क्या होते हैं कि इसमें आप कोई ना कोई अपना एसेट जो है वो एज अ गारंटी रखेंगे। ये उनमें होता है जिनकी डिफरेंट कंपनीज होती हैं, जिस तरह पेरेंट कंपनी कोई और है डिफरेंट और सब्सिडरी उनकी कंपनीज हैं, तो वो ऐसे बॉन्ड्स को इशू करते हैं। सो पार्टिसिपेटिंग बॉन्ड विच फॉलोइंग द रिसीट ऑफ अ फिक्स्ड रेट ऑफ पीरियोडिक इंटरेस्ट। ठीक है जी। आल्सो रिसीव सम ऑफ द प्रॉफिट जनरेटेड बाय इशूइंग बिजनेस, यानी कि वो स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट भी होगा और उन्होंने जिस बिजनेस में भी इन्वेस्ट किया होगा वहां का से जो भी प्रॉफिट आएगा तो वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा। सो रेवेन्यू बॉन्ड्स कौन से होते हैं? बॉन्ड्स हुज प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर टू बी पेड सोली फ्रॉम अर्निंग, कि सिर्फ और सिर्फ आपने अपने प्रिंसिपल भी तब पे करना है और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तब के पे करना है जब आप अर्न करेंगे। तो ये इस्लामिक बैंक्स जितने भी हैं वो भी अक्सर इसी को ही फॉलो करते हैं। नेक्स्ट टाइप है उसकी बॉन्ड्स की टाइप ऑफ सर्कुलेशन, जिस तरह कन्वर्टेबल हैं और इंटरचेंजेबल बॉन्ड्स, जिसको दो हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ये हैं कि जब आपने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी और सिक्योरिटी में और बिफोर द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। इंटरचेंजेबल बॉन्ड्स का भी यही है, जिस तरह इनके फर्स्ट वाले बॉन्ड में ये है कि आपको ओनर की एक प्रिविलेज मिल जाती है, यानी कि अगर आप डेट से इक्विटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इंटरचेंजेबल में ये है कि आप एक एसेट से किसी दूसरी सिक्योरिटी में, बॉन्ड है या किसी और बॉन्ड में या किसी और इक्विटी में आप जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये उसका डिफरेंस है। टाइप ऑफ इशूअर, यानी कि जो इसको इशू करते हैं, अब उस लिहाज से हमने बॉन्ड को कैटेगराइज किया है। तो फर्स्ट वन में आता है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, इसी तरह म्यूनिसिपल बॉन्ड्स हैं, कारपोरेशन जो बड़ी लार्ज कारपोरेशन हैं जो इशू करते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल बॉन्ड हैं जिन्होंने इंडस्ट्रीज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक ली होती हैं, और नेक्स्ट है पब्लिक यूटिलिटी बॉन्ड। तो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं एन ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट। Basically, these bonds are of the highest quality in each domestic market because of their issuer government की तरफ से क्योंकि होते हैं, इसलिए ज़रा guaranteed bond होते हैं। So this guarantee together with their liquidity makes them popular with both individual एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे आप कर रहे हैं चाहे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, दोनों में जो है ये सिक्योर्ड समझे जाते हैं। नेक्स्ट है म्यूनिसिपल बॉन्ड, बॉन्ड्स इशूड बाय पॉलिटिकल सब डिविजन्स इन द कंट्री या सिटी लेवल पे। तो जो कारपोरेट बॉन्ड्स जो हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन ऑफ द कारपोरेशन, जितनी लार्ज मेजर कारपोरेशन जो हैं वो जो है इसको पब्लिक यूटिलिटी बॉन्ड्स, हाई क्वालिटी डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय पब्लिक यूटिलिटी फंड्स। नेक्स्ट वन इज द रिकॉल पॉसिबिलिटी, इसमें हम कॉलेबल और नॉन कॉलेबल बॉन्ड, दो टाइप्स के बॉन्ड्स हैं। कॉलेबल बॉन्ड मींस के अगर आप इसको बिफोर टाइम टू मेच्योरिटी जो है अगर आप इसको रीडीम कर लेते हैं, ठीक है, और जितनी भी लार्जर कारपोरेशंस हैं वो इनको करती हैं, लेकिन ये जो कंडीशन है ये पहले से डिफाइंड होती है उस बॉन्ड के ऊपर, अगर आप इस कंडीशन के साथ कोई भी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। नॉन कॉलेबल है तो इसके ऊपर ये कंडीशन पहले से ही रिटर्न होती है कि अगर 5 साल का है तो आप 5 साल से पहले इसको रिडीम नहीं कर सकते, आपको 5 इयर्स के लिए इसको होल्ड करना होगा। प्लेस ऑफ सर्कुलेशन, इसमें जो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल दो तरह के बॉन्ड्स हैं। बॉन्ड इशूड बाय कंट्री पेएबल इन इट्स ओन करेंसी, जब आप विद इन द सेम कंट्री विद इन द सेम करेंसी यू विल इशू, देन दीज आर द इंटरनल बॉन्ड्स। और एक्सटर्नल बॉन्ड्स कौन से हैं? जो कि गवर्नमेंट इशू करती है फॉर द परचेज ऑफ आउटसाइड द नेशन, ठीक है जी। और जब आउटसाइड द नेशन होगा तो डेफिनेटली जिस कंट्री में आपका होगा तो वो उसी करेंसी में उसकी डिनोमिनेशन होगी। नेक्स्ट है क्वालिटी बेस्ड पे जो बॉन्ड्स हैं, गिल्ट एज बॉन्ड्स और जंक बॉन्ड। गिल्ट एज बॉन्ड्स हाई ग्रेड बॉन्ड्स हैं। अच्छा, आगे हम पढ़ेंगे बॉन्ड की रेटिंग के, जो हाई क्वालिटी हैं, मीडियम क्वालिटी या लो क्वालिटी जो है, तो हम उसकी क्वालिटी को किस बेस पे करते हैं उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम क्वालिटी को डिफाइन करते हैं उसकी क्रेडिट वर्थनेस पे, कि इसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है इस बॉन्ड की, कि वेदर दिस फर्म विल पे ऑन टाइम और नॉट। तो जो हाई ग्रेड बॉन्ड्स हैं इसमें इशूड बाय अ कंपनी दैट हैज डिमॉन्स्ट्रेटेड इट्स एबिलिटी टू अर्न अ कंफर्टेबल प्रॉफिट ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर, इनको इस चीज़ की श्योरिटी होती है, कॉन्फिडेंस होता है कि जी ये इस टाइम पीरियड तक इतना अर्न कर लेंगे और हमें वो रीपे भी कर लेंगे। जंक बॉन्ड, बॉन्ड विद लो रेटिंग, तो ये उसके अपोजिट है जंक बॉन्ड, क्योंकि ये जो है
लो रेटेड होते हैं और इनकी जो क्रेडिबिलिटी है अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से और रीपेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो भी लो होती है। अदर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स अगर हम देखते हैं जिस तरह सीनियर्स बॉन्ड हैं, जूनियर बॉन्ड, वोटिंग बॉन्ड्स। जो वोटिंग बॉन्ड्स हैं अनलाइक रेगुलर बॉन्ड्स, दीज बॉन्ड्स गिव्स द होल्डर सम वॉइस इन द कारपोरेशन मैनेजमेंट। कि अगर कोई भी कारपोरेशन में कोई भी इशू है, बेशक आपको ये जो है इसमें ओनरशिप तो नहीं देगा, लेकिन जो डिफरेंट मैटर्स होते हैं उनमें जो है आपका एक वोटिंग राइट होगा। Senior bonds which having prior claim to the assets of the debtor upon liquidation. At the time of liquidation means कि कोई ऐसी हालात आ गए कि जब कंपनी को लिक्विडेट होना पड़ा है और जो है उसने जब बैंकरप्टेसी की तरफ चले गए या कोई भी इशू हो सकता है, तो जब लिक्विडेशन होती है तो अपने तमाम अपने सेटअप को जो है वो वाइंड अप करके और तमाम जो उसके एसेट्स हैं उसकी नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट करके और तमाम अपने क्रेडिटर्स को उनके लीगल क्लेम्स पूरे करते हैं। तो जब लीगल क्लेम्स पूरे करने के बारी जब आती है तो उसमें जो अगर किसी ने सीनियर बॉन्ड में फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट की हुई होती है तो वो सबसे पहले, यानी कि सीनियर भी था और उसमें जूनियर बॉन्ड भी है, तो सीनियर बॉन्ड वाले को पहले उसकी पेमेंट की जाएगी एज कंपेयर टू जूनियर बॉन्ड। So here we will summarize our today's lecture. Here we will discuss the major two topics for bonds. First one is the what are the bonds and what are their main characteristic and what are their advantages and disadvantages. Main advantages हमने देखा कि they are the good source of current income. Next one, investment is relatively safer and in case of default bond holder receive their payments before shareholders can be compensated. और जो मेजर उसका जो नुकसान है वो यही है कि अगर कंपनी ने पोटेंशियल रिटर्न गेन किया है तो ये उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि इनकी जो है वो डिफाइंड होती है। तो इससे हम इसे कह सकते हैं कि देयर इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड इज लिमिटेड। जो करंटली फाइनेंशियल मार्केट्स में जो है वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जो है अवेलेबल हैं, तो इन्वेस्टर्स के लिए ये ज़रूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू अंडरस्टैंड देयर डिफरेंसेस एंड फीचर्स बिफोर डिसाइडिंग व्हाट बॉन्ड वुड बी सुटेबल फॉर हिज और हर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। तो हमने इसको 6 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है: फॉर्म ऑफ पेमेंट, कूपन पेमेंट, कोलैटरल, टाइप ऑफ सर्कुलेशन, रिकॉल पॉसिबिलिटी, इशूअर एंड अदर टाइप्स ऑफ बॉन्ड। एंड ईच कैटेगरी हैज सब मेन डिवीजन एंड ईच ऑफ हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। जो कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली जो उनकी डिफरेंशिएशन जिस पॉइंट पे है वो उनकी पेमेंट की वजह से है या इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से या प्रिंसिपल की या मेच्योरिटी टाइम पीरियड। ये 3 मेन जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है बॉन्ड के, उन्हीं की बेस के ऊपर हमने इनको डिफरेंशिएट किया। नेक्स्ट वन है इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो कि कंप्लीट प्रोसेस हमने इस पूरे चैप्टर में स्टडी करना है। तो उसके 4 मेन स्टेप्स हैं जिसमें हमने आज तो एक स्टेप को हमने स्टडी कर लिया है कि फर्स्ट वन क्या है कि सिलेक्शन ऑफ बॉन्ड टाइप अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टर गोल्स, एक्सपेक्टेड रिस्क एंड रिटर्न। आपको सबसे पहले सिलेक्शन से पहले आपको उसकी टाइप्स का पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप जब उसकी आफ्टर मेकिंग द आइडेंटिफिकेशन देन यू विल मेक द एनालिसिस। एंड नेक्स्ट स्लाइड में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस व्हिच यू मस्ट हैव टू मेक फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड। सो क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड मार्केट interest rate analysis and then the bond valuation and investment decision making। तो ये तो हमारे आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें नेक्स्ट अपने स्टेप्स की तरफ चलेंगे जो कि इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। तो टिल देन थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।